देखिए, अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस के अंदर हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है, पढ़ चुके हैं आप। अब उसमें कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा कि जब दो वेव्स, दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में एक दूसरे को अफेक्ट किए बगैर चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से, ये भी आप जानते हैं, एक रिजल्टेंट वेव बनती है, एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। जब दोनों वेव कहीं मिलती हैं जाकर के, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने देखी कि नियमता जो मैथमेटिक्स हमारी ये कहती है कि 2 और 2 5 होता है। अच्छा, 2 और 2 4 होता है, लेकिन हमने देखा कहीं वह 2 और 2 5 हो रहा था, कहीं पर इंटेंसिटी दोनों के सम से भी ज़्यादा थी और कहीं पर डिफरेंस से भी कम थी और 0 थी। तो इसको हमने इंटरफेरेंस कहा। ठीक है, तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं एक्चुअली में इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैथमेटिकली ये शो करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अभी नहीं, अभी हमने मैथमेटिकली हम शो करना चाहते हैं। तो लिखिए, सपोज टू वेव्स ऑफ फ्रॉम टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब डिट्टो सेम है होनी चाहिए, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन ए मीडियम and at any instant the displacement produced by these waves at a point are y1 and y2 respectively, and the phase difference between these waves is phi. Phase difference between these waves phi, and A1 and A2 are the amplitudes of the waves, then देखिए, अब y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से, कहीं कहीं पर लिखा होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये इंटर में थी, 11th क्लास में भी थी, इंटर में भी थी, इसलिए हम बता नहीं रहे। हम यहाँ पर के एक्स नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, हमारी मर्जी, नहीं लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जिस पार्टिकल को ले रहे हैं वो ओरिजिन पे ही ले रहे हैं, तो एक्स वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 0, इसलिए हम केवल ओमेगा टी लिख रहे हैं। कहीं पर अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, लिखा रहेगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। तो एक वेव ने y1 डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, और y2 क्या हुआ, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, यानी दूसरी वेव या तो उससे पहले आई है, फेज का मतलब बाद में आई है, कितना बाद में आई है, वो फाई बाद में आई है। अभी एंगल हो चाहे डिस्टेंस हो, फिलहाल एंगल हम मान रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों वेव आई, किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकल को हिट किया। अब एक ने हिट किया, पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, दूसरी आगे फिर हिट कर दिया, फिर और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y बराबर क्या होगा, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये किस प्रिंसिपल से हम बात कर रहे हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हिंदी में कहा जाता है, कहना कहिए और टफ हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हिंदी वाले भी भूल जाते हैं। y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा सावधान, ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, ये भी साइनोसाइडल होनी चाहिए। लियो और एक इंग्लिश, ये रिजल्टेंट वेव, ये साइनोसाइडल वेव है, जो साइन के टर्म में होती है उसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव भी साइन के टर्म में आनी चाहिए। क्यों भाई, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको हमने ऐसे थप्पड़ मारा बोले, और आपका सर ऐसे हिला, किसी ने और थप्पड़ मारा ऐसे हिला, तो क्या रिजल्टेंट ऐसे होने लगेगा,
कैसे होगा? ऐसे होगा ना। तो अगर ये पहली साइन की वेव, दूसरी साइन की वेव, तो रिजल्टिंग भी साइन की वेव होगी। ऐसे घूसा मारा, ये दूसरे ने घूसा मारा, ये रिजल्टेंट ऐसे होगा ना, ऐसे तो सर चलेगा। तो अगर दोनों साइन की हैं तो ये भी साइन की होगी, एक साइन की हो एक कॉज की हो तो चेंज हो सकता है। ये अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा। हमने ऐसे धक्का मारा, आपका सर ऐसे हिला, किसी ने ऐसे धक्का मारा, आपका सर ऐसे हिला, तो आपका सर कुछ ऐसे हिलेगा जाकर के, ऐसे जाके ऐसे हिलेगा ना, तो शेप बदल जाएगा। प्रैक्टिकली समझिएगा, किसी पार्टिकल को ऐसे आपने डिस्प्लेस किया, दूसरे ने ऐसे हिट ना करके ऐसे हिट किया, तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा ना घूम करके। तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे लिसेंजियस साहब, क्या नाम था? लिसेंजियस। तो लिसेंजियस फिगर्स पढ़ाए जाएंगे आपको आगे चल के, किसी सेमेस्टर में होंगे, किस में होंगे हमको नहीं मालूम। लिसेंजियस, उन्होंने साइन का भी लिया, कॉस का भी लिया, अलग अलग एंगल से थप्पड़ मारे और देखा किसी खोपड़ी ऐसे घूम रही है, किसी ऐसे से कर रहा है, तो वो अलग है। फिलहाल हम दोनों साइन ले रहे हैं, यानी कि रिजल्टिंग वेव भी साइन होनी चाहिए। तो जरा रिजल्टिंग वेव करते हैं, देखो ध्यान से। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, इसको खोलो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, इसको पूरे को खोल दो। अब देखो ध्यान से, इसके पास साइन ओमेगा टी है, इसके पास साइन ओमेगा टी है, हमने क्या किया, ब्रैकेट खोला और साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो आ गया A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। चूँकि रिजल्टिंग वेव आपकी क्या होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए, तो हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं, अगर ये साइन ए है ये कॉस बी होना चाहिए, और ये कॉस ए है ये साइन बी होना चाहिए। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, इसको कुछ एज्यूम कर लिया। हमने क्या किया, लेट, ये नोट कर लिया, ऊपर ऊपर नोट है ना, ऊपर लेट करते हैं। लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम साइन के टर्म में मानेंगे, हमने माना R कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड पूरे कॉस को हम कॉस के टर्म, साइन ए कॉस भी होना चाहिए ना, ये साइन ए है, ये कॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो साइन वेव्स हैं तो रिजल्टिंग वेव भी साइन की होगी यहाँ पर। एंड A2 साइन फाई को हमने मान लिया R साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो इक्वेशन, इसको अच्छा स्टार डाल दो, डाल दिया। सो बाई इक्वेशन स्टार रख, लिखो यहाँ पर जरा वैल्यू, तो y बराबर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों साइन की वेव हैं इसलिए साइन होना चाहिए, अदरवाइज कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए कॉज ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बन सकता था। देखो यहाँ y बराबर क्या आएगा, ये हो गया R कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस R साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ से R कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। कुछ दिख रहा है आपको? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये आएगा R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दूं, इट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव। रिजल्टिंग वेव मतलब दोनों थप्पड़ों की वजह से जो आपका खोपड़ियाँ हिली थी, दोनों के इफेक्ट से वो ऐसे हिल रही है, जिसका रिजल्टिंग वेव, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, R। R इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। समझ में आई बात नहीं आई? अब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, और हम जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट होती है R स्क्वायर के, तो आपको R स्क्वायर चाहिए, तो बोले R स्क्वायर निकालिए। तो R स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आर स्क्वायर आएगा। निकालो, नोट कर लिया इसको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर देखिए, इधर क्या आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। सो खोलो जरा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखो, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में a2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 हो जाएगा प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई हो जाएगा। ये आर स्क्वायर हो गया। हमने क्यों निकाला भाई, बोले बुक में दिया हुआ है, वही तो नकल करके आप लिखा रहे हो, अपना तो आप वो साइंटिस्ट हो आप। हो गया, समझ के करिएगा। आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए ना, ये दोनों वेव जिस पर्दे पे जाके मिली, जहां आप वेव की इंटेंसिटी देख रहे हो, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। वो आई प्रोपोर्शनेट क्या होता है, आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अच्छा, पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 था, तो पहली वेव की इंटेंसिटी क्या थी, I1 प्रोपोर्शनेट a1 स्क्वायर, और दूसरी वेव की क्या थी, a2 प्रोपोर्शनेट a2 स्क्वायर। उधर प्रोपोर्शनेट का साइन हटेगा तो k लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, I प्रोपोर्शनेट r स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है r स्क्वायर। अब r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए। इसमें अगर डिजिटल बोर्ड हो तो उसमें जो है हो जाता है, ये स्क्रॉल कर दीजिए, लेकिन नहीं, के की वैल्यू नहीं होती, प्रोपोर्शनल साइन है वो हट जाएगा बाद में के। अब देखिए, आर स्क्वायर वैल्यू क्या आई है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। अभी हमने कहा कि पहली वेव की इंटेंसिटी होगी के a1 स्क्वायर, और दूसरी वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, के a2 स्क्वायर। अब इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब जरा ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 कॉस फाई। देखो, आ गया के a1 स्क्वायर, आ गया I1, आ गया के a2 स्क्वायर, आ गया I2। यहाँ तो नहीं आया, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2, सावधान, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, एक रूट के अंदर के a1 स्क्वायर और एक रूट के अंदर के a2 स्क्वायर इंटू कॉस फाई बाहर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट के और रूट के बाहर निकल आएगा, a1 स्क्वायर का a1 बाहर निकल आएगा, a2 स्क्वायर का a2 बाहर निकल आएगा। नहीं आ गया। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब बताइए, नियमतः रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैथमेटिकली हम अगर देखते, मतलब जो मेरे दिमाग में था, कितनी होनी चाहिए थी, I1 प्लस I2 होनी चाहिए थी, जो कि चेंज है कि नहीं है, और किस पर डिपेंड कर रही है, कॉस फाई पे। मतलब जो बाद में थप्पड़ मारने आया व्यक्ति, वो कितने पीछे आया, साथ में आया कि नहीं, थोड़ी देर बाद आया, कितनी देर बाद आया, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए इसको। लिखिए, दिस इक्वेशन शोज दैट, इसको ऊपर लिख लें अलग से क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार हमें महसूस होगी। दिस इक्वेशन, या सॉरी, गिव्स द टोटल इंटेंसिटी, दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल इंटेंसिटी ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट कॉस फाई। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा पड़ेगा, 4 पड़ेगा, कोई डाल दो, ठीक है।
of wave at any instant, which depends upon the phase difference between two waves. अब देखिए I1 प्लस I2 में ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, हियर 2 रूट I1 I2 cos phi is called इंटरफेरेंस टर्म, यही टर्म गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसी को इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। यानी कि सब कुछ किस पर दारोमदार जो है हो गया, cos phi पे आ गया। cos phi जब मैक्सिमम वैल्यू देगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जिसको मेन हेडिंग थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दो केस यहाँ लेके हम चल रहे हैं। एक बार हम बताएंगे कि भाई किस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो स्पेशल केस लिखते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सब क्या चीज लेंगे, cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, बोले 2000, ज़्यादा होती 5000 प्लस 1, क्योंकि इतनी थोड़ी ना होती, जो होती वो बताइए। cos phi की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, तो यानी कि ये वैल्यू +1 होती है। अब +1 कब कब होती है, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू cos की चाहिए ना हमको। ठीक है, अब मैक्सिमम होती कब कब है, तो देखिए phi इज इक्वल टू, जब 0 डिग्री होगा तब ये 1 आएगा, जब 2 पाई होगा तब ये 1 आएगा, जब ये 4 पाई होगा तब ये 1 होगा, यानी कि ये 2n पाई। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन हो गई कि जब ये फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब n कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी थोड़ी रख देंगे हम जा करके। इन्फिनिटी कोई नंबर अनडिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में वो, लेकिन हम रख नहीं सकते, इसलिए हम वो अनडिफाइंड मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहां रख दीजिए। सो बाई क्वेश्चन 4 आई मैक्सिमम कितना आएगा, आई मैक्स आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यानी इसको लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस हो गया और ये फेज डिफरेंस हो गया। याद रखिएगा, ये फेज डिफरेंस जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि हमको फेज डिफरेंस की बजाय पाथ डिफरेंस चाहिए, और आपको पढ़ाया गया है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या है। देखो ध्यान से, दूसरा केस इसी में हम लिखते हैं, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब फॉर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी या इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए cos phi की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, जो कि -1 होती है। अब बताइए cos की वैल्यू माइनस कब होती है, ये मैक्सिमम वाला याद रखिएगा। आई cos की वैल्यू किस एंगल पे माइनस होती है, एक तो 1, cos में कौन सा एंगल लिखेंगे जब आपकी cos की वैल्यू -1 आएगी, नहीं मालूम। एक तो पाई होती है, एक 3 पाई होती है, एक 5 पाई होती है, नहीं ऑड पाई होती है, इवन पाई में +1 हो जाता है, ये एंगल होगा। हम चाहें तो इसको 2n-1 पाई लिख सकते हैं, 2n-1 पाई लिखेंगे, और n की वैल्यू कहाँ से वेरी करेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 से नहीं लेते हैं यहाँ पर। ऑड टर्म हमेशा कभी 0 से n नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 पे सेंट्रल वैल्यू आती है और सेंट्रल हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आई मिनिमम आएगा कितना, रूट I1, पहले लिख लेते हैं बाद में लिखिए, I1 प्लस
I2 माइनस 2 रूट I1 I2, यानी ये आएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चूंकि इंटेंसिटी ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं दी जाती है, एम्पलीट्यूड दिया जाता है, तो एक ही टर्म लिखना पड़ेगा ना। तो एक नोट कर लिया, ये अब रब कर देते हैं। एंड अक्सर आई मैक्स और आई मिन का रेशियो दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपान रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। एक तो ये तब अप्लाई करेंगे जब इंटेंसिटी गिवन होगी, कभी कभी इंटेंसिटी नहीं देते, एम्पलीट्यूड देते हैं। तो देखिए रूट I1 को लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर, सही कह रहा हूँ मैं, और प्लस इसको रूट KA2 स्क्वायर ले सकते हैं का होल स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे क्या लिखेंगे, रूट KA1 स्क्वायर माइनस रूट KA2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये रूट के कॉमन होगा, और रूट के जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो उसमें स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये के बाहर आ जाएगा, के अंदर आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और नीचे के बाहर आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, के कट जाएगा। तो ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल में, आई मैक्स अपान आई मिन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिकली हमने ये देखा कि I का मान I1 प्लस I2 नहीं हुए, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था, अलग आ रहा था। कहीं पर I1 माइनस I2 आ रहा था, कहीं I1 प्लस I2 आ रहा का होल स्क्वायर आ रहा था, मतलब चेंज आ रहा था। तो इसी को इंटरफेरेंस हम कहते हैं। ठीक, नोट करिए। एक वर्ड और यहाँ पर आता है, इसको बाद में बात करेंगे, ज़रूरत होगी तब बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ठीक।